नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हम लोग। और इसमें मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ कुछ नई वर्तमान घटनाओं का। और इससे पहले कि मैं इस एपिसोड में आगे बढ़ूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो आइकॉन बट बेल आइकॉन दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते सके। अब मुझको जल्दी ही मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला हूँ, तो इसमें आशा है आप जल्दी मुझे मदद करेंगे इसमें। तो आज मैं बात करूंगा, कुछ राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन काफी तेजी से हो रहे हैं। इसमें से जिनमें सभी 5 राज्य हैं, इनमें जो या तो 2026 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे या नहीं तो 2027 में होंगे। इसमें जो राज्य हैं वो है दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पूर्व में बंगाल, बिहार और आसाम, तथा फिर उत्तर प्रदेश का राज्य जिसमें अगले साल चुनाव होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनाव में, और यहाँ पर बिहार में बीजेपी एनडीए नीति सरकार है। नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं, और बाकी जो साथी दल हैं जिनमें चिराग पासवान की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी और मांझी की पार्टी, वो बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने चुनाव प्रचार या चुनाव प्रबंधन का काम अभी से शुरू कर दिया। और इन सबके अलावा ऐसी भी खबरें मिली हैं कि आरएसएस की टीम भी वहां पहुंच गई है, जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए को जिताने में मुख्य भूमिका निभाई थी। और बढ़ता हुआ आरएसएस और बीजेपी का सहयोग डेफिनेटली इन चुनावों को इफेक्ट करेगा। और अभी हाल ही में, जैसा कि आपको मालूम है, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय में नागपुर में गए थे, और वहाँ उनकी श्री मोहन भागवत से भी बातचीत भी हुई थी। तो ये सब इस डायरेक्शन में है कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और किस तरह से 2029 के चुनावों के लिए बीजेपी और संघ से मिलकर अपनी रणनीति निभाएगी। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में बीजेपी और एनडीए का तो सब कुछ ठीक है। उन्हें केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है, सारा प्लान वगैरह ठीक है। और शायद उन्होंने शुरू भी कर दिया है। अमित शाह भी 1-2 बार बिहार जाके आए हैं, और प्रधानमंत्री भी एक बार बिहार गए थे। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो हरियाणा के चुनाव हुए थे उनमें हालांकि उनकी हार हो गई थी, लेकिन काफी आशान्वित थे, और उनको लग रहा था कि वो लगभग जीत ही चुके हैं चुनाव, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है पोलिंग की और काउंटिंग की। लेकिन चुनाव उल्टा पड़ा। तो इस चुनाव में उन्होंने, जब उनकी साथी पार्टियां थी जैसे कि आम आदमी पार्टी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है हरियाणा, तो समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सीटों की मांग की थी, क्योंकि ये इंडी गठबंधन के सदस्य थे। लेकिन लेकिन कांग्रेस ने इनको एक भी सीट नहीं दी थी। नतीजे के तौर पर जो आम आदमी पार्टी है उनने सारी सीटें लगी, और कुछ सारी सीटें लड़ी वहां पर, और कुछ चुनाव परिणामों को उन्होंने प्रभावित किया। इसके विपरीत जब दिल्ली में बात हुई, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं हुआ, और चुनाव उन पर किसी तरह से सीटों का समझौता नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो 2024 के चुनाव थे जून में जो परिणाम आए थे उनसे काफी आशान्वित थी कि मुस्लिम वोट, जो कि सभी जगह पे 15 से 20% है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है, वो पूरा का पूरा उसके साथ आ गया है। ये उसको ये जो भावना उसकी डेवलप हुई थी वो तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव के बाद थी, तो जिसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था 2024 के इलेक्शन में, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा चंक 19 सीट करीब करीब समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए मांग ली थी। हालांकि जीत उनकी 6 सीटों में हुई, पर इसका प्रभाव पड़ा। तो दिल्ली में काफी अगर टेक्निकली या थ्योरेटिक या मतलब गणित के हिसाब से कहें, तो उन्होंने करीब 15-16 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवा दिया। अब जो मुख्य दो दो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस को अपना वापस से री एस्टेब्लिश करना, और कांग्रेस का अब यही आता है कि दूसरे के पिछलग्गू बन के दूसरे की पीठ पे सवार होकर कब तक चलेंगे। उनको खुद का, उन्होंने राहुल राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस नई रिवैम्प है, तो उन्होंने कहा कि हम खुद अपनी स्थिति मजबूत करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी घोषणा की थी। तो उसके एज अ फर्स्ट स्टेप वो बिहार में उन्होंने एक नया अध्यक्ष राकेश कुमार, जो कि एक पुराने कांग्रेसी के पुत्र हैं, उनको किया वहां पर अपना जो इंचार्ज है उसको चेंज किया, और फिर कन्हैया कुमार को वहां पर काफी भारी जिम्मेदारी दी है। और इसके साथ ही जो पप्पू यादव है उसको भी काफी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो अपने चुनावी रणनीति में। इसके तहत ही एक एक यात्रा भी चालू की है उन्होंने, कन्हैया कुमार ने, जिसमें राहुल गांधी भी कुछ 20-25 मिनट के लिए शामिल हुए थे। और उसके बाद उन्होंने शायद पटना में एक भाषण दिया था, जिसमें वो कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में बात किए थे। तो ये कुल मिलाकर वो
क्योंकि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों लालू यादव को खूंटियां निचवाते हैं, तो इनको प्रोजेक्ट करके ये कहना चाह रही है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या फिर अगर आप और आपको यदि हमसे समझौता करना है तो आपको हमको नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ के देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 70 सीट दी थी आरजेडी ने बिना किसी कश्मकश के या लड़ाई झगड़े के, लेकिन कांग्रेस उसमें से 19 सीट ही जीत पाई थी। तो आरजेडी के लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव का मानना है कि अगर हम उनको इतनी सीट नहीं देते, अपने दम पे लड़ते, तो शायद हमको मेजोरिटी मिल जाती। तो उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को भी ये मालूम है कि आसानी से लालू यादव और तेजस्वी यादव उनको ज्यादा सीटें नहीं देंगे, तो वो इस उठापों में है कि किसी तरह से ज्यादा सीटें बार्गेन करके ले लें, तो कम से कम, और नहीं तो कम से कम 70 100 सीटें वो उनके झोली में चले जाए, ताकि वो जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, अगर उनकी जीतते हैं तो वो एक बराबरी की स्थिति में रहे। तो अगर उनका ये प्रयोग वहां पर सफल हुआ, तो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे उत्तर में, और अगला जो उनका निशाना होगा वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो चुनाव थे वो लोकसभा के, उनको 19 सीट थी, तो उस समय कांग्रेस जो थी वो एक प्रिकेरियस पोजीशन में थी, और वो ज्यादा सीटें लेना चाहती थी, ताकि उनको ज्यादा सीट बनकर वो इस स्थिति में आ सके कि सरकार बना सके। अब कांग्रेस के ऑलरेडी नेता काफी समय पहले कह चुके हैं कि अब तो गरज समाजवादी पार्टी की है, तो वो हमको हमारी टर्म्स पे ही सीटें आवंटित करेगी। और अगर बिहार में उनका एक कांग्रेस का एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, तो निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 150 सीटों की मांग करेगी समाजवादी पार्टी से। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे बड़ा है कि कांग्रेस को एक गलतफहमी हो गई है, या फिर वो उनका मानना है कि जो मुस्लिम वोट है 15 से 20% वो एक तरफा उनको पड़ेगा, और यही उनका एक वोट बैंक है जो उनको बार्गेनिंग पावर देता है। तो दिल्ली में हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस को मात्र 6 या 5 या 6% वोट मिले, जबकि मुस्लिम वोटों की संख्या वहां पे करीब 15% है। तो कांग्रेस किस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर रही है, किस तरह से रणनीति बना रही है, वो तो थोड़ा समझ में आने वाली बात है, क्योंकि अब कांग्रेस दूसरे के दलों पर नहीं कहेगी। और राहुल गांधी ने पिछले बार एक गुजरात में जब उन्होंने वो घोड़ों रेस का घोड़ा और शादी के घोड़े के वाली फेमस लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक 50 साल का प्लान लेके चल रहे हैं कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। तो कांग्रेस कोई जल्दी में नहीं है कि उनकी सरकार बने, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के अनुसार रहेगी। इसलिए वो जो दूसरों के कंधे पे चल रही है, वो अब इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जैसा कि वो पहले थी। तो इसमें कितने सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी दोनों राज्यों में बहुत स्ट्रांग है। और उत्तर प्रदेश में तो अमित शाह ने भी हाल ही में वक्फ बिल के बहस के दौरान राज्यसभा में ये कह दिया था, वो लोकसभा में कह दिया था कि योगी ही रिपीट होंगे 2027 में। तो मुश्किलें इन दोनों पार्टी की बढ़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी से ही नहीं लड़ना है, उनको क्षेत्रीय दलों से भी लड़ना है। अब उनकी नई नीति और घोड़े गधे वाली जो बात, सॉरी गधा नहीं, घोड़े की जो बात राहुल गांधी ने की थी, तो उन्होंने कन्हैया कुमार को बिहार में भेजा, और उनका जो पहला एनकाउंटर हुआ बीजेपी से, जो पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष, जो छात्र यूनियन होता है, छात्र संघ होता है, उसके अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, उसमें उनका कैंडिडेट जो एनडीए का कैंडिडेट था, जिसको कि सपोर्ट था लालू यादव की पार्टी का, कि वो पहली बार हार गए वहां पे। हालांकि अब तक ऐसा बताया जाता है कि वहां पर विद्यार्थी परिषद का कोई नहीं जीतता है, तो इस बार विद्यार्थी परिषद का भी वहां पे जीत गया है। तो राहुल गांधी की घोड़े, शादी के घोड़े और रेस के घोड़े की जो थ्योरी थी वो तो सही थी, लेकिन जब मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी कहा था कि वो ये कैसे पहचानेंगे कि कहाँ शादी हो रही है और कहाँ रेस हो रही है, और फिर कौन घोड़ा रेस का है और कौन घोड़ा शादी का है, ये जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे, तो बात करने के लिए, तो जैसे मैंने कहा उस समय भी कहा था कि 1874 में ये बात पहली बात अंग्रेजों ने कही थी, हॉर्सेस और कोर्सेस के बारे में। तो इसके बाद इस तरह काफी इंटरेस्टिंग एक स्थिति डेवलप हो रही है बिहार में, और जो कैरी फॉरवर्ड करेगी उत्तर प्रदेश में। उधर तमिलनाडु में एक अलग कहानी चल रही है, जहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है अन्ना डीएमके के साथ नया गठबंधन बनाने के लिए, फिर से गठबंधन बनाने के लिए। केरल से खबर है कि एन मास जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड
संशोधन बिल के बाद। और कलकत्ता में से खबर यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी में इंटरनल काफी फूट चल रही है। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा आपसे इस बार। इस एपिसोड को मैं यहाँ बिहार की कहानी के साथ ही खत्म करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।